कभी सोचा है कि सिर्फ एक आइडिया, एक सोच कैसे करोड़ों लोगों को दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ एकजुट कर सकती है? आज हम उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है भारत में राष्ट्रवाद के उदय की, उस एक चिंगारी की जिसने आजादी की ऐसी आग लगाई जो बुझाई ना जा सकी। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे एक विचार लाखों करोड़ों लोगों को एक साम्राज्य के खिलाफ एकजुट कर देता है। देखिए, ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये दिखाता है कि हम इंसानों में, समाज में कितनी ताकत होती है। भारत की आज़ादी की पूरी कहानी असल में इसी एक सवाल के जवाब में छिपी हुई है। तो चलिए इस विचार की एकदम जड़ों तक चलते हैं। तो इस बड़े सवाल का जवाब जो है ना, वो एक शब्द में मिलता है, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। लेकिन आखिर ये है क्या? इसका मतलब क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद ना सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, एक फीलिंग, अपने देश के लिए एकता की, प्यार की और सबसे बढ़कर आजादी की एक जबरदस्त इच्छा। सोचिए, ये वो गोंद था जिसने अलग अलग भाषा, अलग अलग इलाके और अलग अलग धर्म के लोगों को सबको एक साथ जोड़ दिया, सारी दीवारें तोड़ दी, और इसी नींव पर आजादी की इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई। लेकिन ये जो भावना थी, ये जो एहसास था, ये रातों रात पैदा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। इसे तो जलाया गया था, और इसे जलाने वाली आग थी ब्रिटिश शासन की ज्यादतियां, उनकी दमनकारी नीतियां। विद्रोह की जो पहली चिंगानी थी ना, वो यहीं से भड़की। अंग्रेजों की नीतियां एक जहर की तरह फैल रही थीं। सोचकर देखिए, इतने भारी टैक्स लगा दिए कि आम आदमी की तो कमर ही टूट गई। भारत के जो छोटे मोटे उद्योग थे, उन्हें जानबूझकर तबाह कर दिया गया ताकि सिर्फ इंग्लैंड का बना सामान बिके। चाहे खेत में काम करने वाला किसान हो या कारखानों में काम करने वाला मजदूर, हर कोई शोषण का शिकार था। और ये गुस्सा धीरे धीरे अंदर ही अंदर सुलग रहा था। और फिर आया साल 1857, जब ये सुलगता हुआ गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे अनगिनत वीरों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। हाँ, ये सच है कि अंग्रेज इस बगावत को कुचलने में कामयाब हो गए, लेकिन वो इसकी चिंगारियों को नहीं बुझा पाए। और इन्हीं चिंगारियों ने पूरे देश में एक नई चेतना, एक राष्ट्रीय चेतना के बीज बो दिए थे। 1857 की क्रांति के बाद पता है क्या हुआ? लड़ाई का मैदान ही बदल गया। अब जंग सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं, बल्कि अब विचारों से, कलम से लड़ी जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो भारत एक लंबी नींद के बाद एक नई सुबह के लिए जाग रहा था। और इस जागृति के पीछे ना कुछ बड़ी वजहें थीं। एक तरफ राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने समाज को अंदर से मजबूत किया, लोगों में एक नया आत्मविश्वास जगाया। और दूसरी तरफ, बड़ी दिलचस्प बात है, अंग्रेजी शिक्षा ने ही लोगों को आज़ादी और बराबरी जैसे नए विचारों से मिलवाया। और फिर थे अखबार और प्रेस, जिन्होंने इन सारे विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया और लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया। अब देखिए, ये सारे विचार, ये सारी आवाज़ें अलग अलग थीं, बिखरी हुई थीं। इन्हें एक मंच की ज़रूरत थी, एक प्लेटफॉर्म की। और वो प्लेटफॉर्म मिला 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में। A.O. ह्यूम की पहल पर बने इस संगठन ने दादा भाई नौरोजी और तिलक जैसे बड़े नेताओं के अंडर पहली बार पूरे देश की आवाज़ को एक साथ, एक सुर में बुलंद किया। और फिर 1905 में अंग्रेज़ों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। लॉर्ड कर्ज़न ने बंगाल को धर्म के नाम पर बांटने का फैसला किया। उनकी वही पुरानी चाल, बांटो और राज करो। लेकिन इस बार ये चाल उल्टी पड़ गई। इस फैसले ने मानो सुलगती हुई आग में घी डाल दिया हो, और इसके जवाब में पूरे देश में एक लहर दौड़ गई, स्वदेशी आंदोलन की। लोगों ने विदेशी कपड़ों, विदेशी सामानों की होली जलाना शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये राष्ट्रीय एकता का एक जबरदस्त प्रतीक बन गया। अब तक ये जो लड़ाई थी ना, ये ज्यादातर शहरों तक, पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित थी। लेकिन असली हिंदुस्तान तो गांवों में बसता था। अब जरूरत थी एक ऐसे लीडर की, एक ऐसे नेता की, जो इस आंदोलन को शहरों से निकालकर गांव-गांव, घर-घर, गली-गली तक ले जाए। और फिर साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से एक शख्स भारत लौटा, जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने आते ही इस आज़ादी की लड़ाई को बंद कमरों और बड़ी-बड़ी मीटिंगों से बाहर निकाला और उसे सड़कों पर, खेतों में, देश के करोड़ों आम लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। गांधी जी के हथियार थे सत्य और अहिंसा,
और इन्हीं हथियारों से उन्होंने 3 बहुत बड़े आंदोलन चलाए। 1920 का असहयोग आंदोलन, फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा गूंजा। हर एक आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों पर एक जोरदार चोट थी। लेकिन एक मिनट सोचिए, करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ना, उन्हें एक मकसद के लिए प्रेरित करना, ये आसान काम नहीं है। तो ये हुआ कैसे? इसका जवाब छिपा था कुछ बहुत ही शक्तिशाली सिंबल्स में, प्रतीकों में, जो सीधे लोगों के दिलों में उतर गए। इनमें सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतीक था भारत माता की छवि। अब देश सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा या एक नक्शा नहीं था, बल्कि वो एक माँ थी। और जब देश माँ बन जाए तो लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं होती, लड़ाई अपनी माँ को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए होती है। ये एक बहुत पावरफुल इमोशन था। और इस लड़ाई का नारा क्या था? वंदे मातरम। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, ये क्रांति की आवाज बन गए थे। एक ऐसा नारा जो हर गली, हर चौराहे पर गूंजता था और हर सत्याग्रही, हर क्रांतिकारी के दिल में जोश भर देता था। और फिर तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ये आज़ाद और एकजुट भारत का सपना था, एक ऐसा सपना जिसे हर हिंदुस्तानी अपनी आंखों में लेकर चल रहा था। ये वो प्रतीक था जिसके सम्मान के लिए, जिसकी शान के लिए लोग हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। तो दशकों का संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियां और करोड़ों लोगों की जबरदस्त एकता, इस सब के बाद वो लंबी और अंधेरी रात अब खत्म होने वाली थी। आखिरकार आज़ादी का सूरज निकलने ही वाला था। 1947, 1947, वो साल जब भारत को अपनी दशकों लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार आज़ादी मिली। राष्ट्रवाद की इस लहर ने क्या कुछ नहीं किया। इसने एक बिखरे हुए सब कॉन्टिनेंट को एक राष्ट्र बनाया। एक अहिंसक जन आंदोलन के दम पर दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया और भारत को वो दिलाया जिसका उसे सदियों से इंतजार था, आज़ादी। तो ये थी कहानी कि कैसे सिर्फ एक विचार ने, एक एहसास ने एक पूरे राष्ट्र को जन्म दिया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि एकता की ये जो विरासत हमें मिली है, वो आज के भारत के लिए क्या मायने रखती है।